वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नितिन उपाध्याय। आज जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और ये एक सीरीज़ है जो काफ़ी लंबा चलेगा, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की एक पूरी कंप्लीट सीरीज आप लोगों को करवाएंगे। और एनसीईआरटी जैसा, और यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा जो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, एमपीपीसीएस या यूकेपीसीएस मतलब उत्तराखंड की, और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें एनसीईआरटी बेस पे जैसे एनटीपीसी आदि में साइंस वगैरह जो है एनसीईआरटी बेस्ड पे उसके सिलेबस में दिया रहता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासेस चलेंगी और कंप्लीट सीरीज चलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, टर्म होगा, बट पूरा कंप्लीट सीरीज रहेगा। आप लोग इस क्लास को ले सकते हैं और बहुत इजी वे में आपको सारी प्रोसेस समझाई जाएंगी और बहुत कम टाइम में। ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट के पास ना तो बुक अवेलेबल रहती है और ना उनको उतना टाइम रहता है कि पूरा बुक पढ़ सके, इसलिए मेन पॉइंट जो होते हैं वो इस बुक के माध्यम से आप लोगों को हम बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसा फिर आप लोग देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि इस चैप्टर का नाम होता है प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। एक हिस्ट्री को ब्रीफ टाइप से उसकी स्टडी करने के लिए हमको यही 4 पॉइंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट से गौर करना होता है कि मतलब कोई भी पॉइंट क्या है और वो कब हुआ है, फिर और कहाँ हुआ है, और फिर कैसे, किस सिचुएशन में, मतलब कौन कौन से ऐसी कंडीशंस रही होंगी जिस सिचुएशन में यह कैसे किया गया था। तो जैसे अब क्लास 6 एनसीईआरटी में पहला यूनिट यहीं से स्टार्ट होता है कि एक रसीदा का सवाल होता है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही है, अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। इस चीज़ को जानने के लिए, इस क्वेश्चन को, ये थॉट आपके दिमाग में जो आया है, इसको समझने के लिए हमको हिस्ट्री का ब्रीफ एकदम एनालिसिस करना ही पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को कैसे पता लगाया जा सकता है कि जैसे या तो कोई पुरातत्व हो, कोई लेख हो, या कहीं पर हमको लिखी कुछ किताबें पुरानी मिल जाएँ जिससे हम यह समझ जाएँ कि यह कैसे समझा जा सकता है कि यह क्या है क्या नहीं है। तो अब अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत बारे में जानने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, वह शिकार कैसे, आखिर मतलब शिकार कैसे करते थे, पशुपालक, कृषि, कैसे शासक वहाँ पे उस टाइम के थे। लाइक जैसे आज के रूलर होते हैं, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब होते हैं ना हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब उस टाइम पे कैसे शासक हुआ करते थे, व्यापारी कैसे हुआ करते थे, पुरोहित कैसे थे, शिल्पकार कैसे थे। इन सब के बारे में तमाम जानकारियों के लिए हिस्ट्री को हमको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब आगे हम चलते हैं कि इसमें दिया क्या गया है। अब देखिए, यहाँ से मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। उत्तर पश्चिम के सुलेमान की किरण पहाड़ियों का पता लगाना है। इसमें देखना ये है कि ये आपको एक पूरा फिगर फाइंड आउट करके दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र होता है। मानचित्र मतलब मैप जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक जो होता है नेचुरल मैप होता है, और एक जो होता है वो पॉलिटिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप में सारी कंट्रीज़ जो अपनी अपनी होती है वो अपने सारे बॉर्डर्स एरिया को जैसे होता है ना, इस डिवाइड करके रखते हैं भाई। और ये जो होता है प्राकृतिक, मतलब ये प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जिसमें नदियाँ, पहाड़ और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से हमको जानकारी मिलती है। ये होता है जो एक होता है उसको बोलते हैं नेचुरल या प्राकृतिक मैप उसका मानचित्र बोला जाता है। इसमें आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारी एक सिंधु नदी चली आ रही है, ये वाले पॉइंट के पास यहाँ पे सिंधु नदी चली आ रही है, और ये 5 नदियाँ मिलके ये पूरा बेसिक मैप जो हमारा है इंडिया का मैप है गाइस। और इंडिया आप देख सकते हैं कि उस पुराने टाइम पे इंडिया हमारा कितना बड़ा हुआ करता था। आप देखिए कि कितना बड़ा है इंडिया, ये देख रहे हैं, यहाँ से लेकर इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ से लेकर गैस, ये पूरा इंडिया ही है। आज का आपको ये जो म्यांमार वाला एरिया देखने को आपको मिल रहा है, ये वाला, और फिर ये किरदार से लेकर फिर ऊपर का सारा पॉइंट जो है ना गैस, यहाँ तक का ये सारा एरिया इंडिया में आया करता था पहले के टाइम पे। लेकिन आज ये कुछ मूवमेंट को लेकर ये यहाँ इसमें इशू हो गए हैं, जिसमें आज के टाइम पे अफ़गानिस्तान बन गया है। आपको पता होगा कि 1947 में पाकिस्तान आपका बन गया था। ऐसे मूवमेंट जो हैं काफ़ी आया करते थे। तो फ़िलहाल ये तो बहुत सोचने वाली बातें हैं गाइस कि क्या है कैसे है।
आप ये देखिए, अब ये पांचों नदियाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो पांचों नदियाँ सिंधु की जो सहायक नदियाँ मानी जाती हैं, जिसमें एक दिया हुआ है आपको झेलम, दिया हुआ झेलम है, ये चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ये पांच नदियाँ जो होती हैं इसकी की पॉइंट मानी जाती हैं, जो बेसिकली पंचनद मतलब पंजाब से होकर निकलती हैं। पंजाब में लगभग सारी नदियाँ पंजाब से होती हुई आगे जाकर ये सिंधु में मिल जाती हैं। और आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला थार का मरुस्थल है पूरा, जो गुजरात और इंडिया के गुजरात में और पाकिस्तान के ये वाले पोजीशन में आके मिलता है गाइस। तो ये वाला हो गया। दूसरी जो ये यमुना नदी है, ये मध्य पॉइंट को यमुना और गंगा जो उत्तर प्रदेश, बेसिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इधर बिहार को जोड़ती हुई, चंबल ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सबसे वो डाकू वाला इलाका आप लोगों ने सुन रखा होगा आई थिंक, वो वाला पॉइंट हो गया। गंगा और यमुना ये दोआब क्षेत्र, इसके बीच की ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ, पूरे भारत में सबसे उपजाऊ ज़मीन जो मानी जाती है वो गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब होता है उसको माना जाता है। और आप लोग अब जैसा देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो ये वाला पॉइंट है ना गाइस, ये वाला ये पूरा हिमालय है, यहाँ तक फैला हुआ है। इसका फैलाव जो ये इतना है पूरा गाइस, ये वाला ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है गाइस। इतने में पूरा हिमालय फैला हुआ है, जिसमें हिमालय के भी अपने अपने अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें अपने पार्ट के रूप में डिवाइड हो रखा है। तो फिर अब हमको समझना ये है कि इसके आगे की क्या पॉइंट्स हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा ये बंगाल की खाड़ी आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस यहाँ पे। तो बंगाल की जैसे खाड़ी हो गई, अब ये वाला पॉइंट बंगाल की खाड़ी हो गया, ये वाला अरब सागर हो गया है, यहाँ इसके नीचे यहाँ पे श्रीलंका हो गया, कावेरी नदी हो गया। इस पूरे वाले पोर्शन को जो होता है इसको पूर्वी घाट बोला जाता है, और इस वाले पार्ट को हमको लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, अक्सर जितनी भी नदियाँ होती हैं वो हमेशा जो है वो पश्चिम से पूर्वी घाट की तरफ ही बहती हैं, क्योंकि इधर तो एक बड़ा सा एक पहाड़ियों टाइप में होता है, लेकिन इधर जो होती हैं सारी नदियाँ ऐसे जो है इसके छोटे छोटे कटआउट आपको मिलेंगे इस पे। तो इस वाले पॉइंट पे यही देखा जाता है कि सारी नदियाँ अक्सर तो पूर्वी घाट की तरफ होती हैं, लेकिन एक इसमें अपवाद माना जाता है, जो कृष्णा नदी आपको, नर्मदा नदी आपको देखने को मिलेगी गाइस। वो वाली जो होती है, वो वाली नदी आपको ऐसे देखने को मिलेगी कि ये वाली जो होती है कि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। आप लोग ये वाला पार्ट आप लोग जो देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे सारी नदी इधर दिख रही है, कृष्णा नदी बह के जा रही है, गोदावरी हो रही है, दक्कन, इसी को पूरे पार्ट को इसी को दक्कन बोला जाता है। ये ना गाइस, ये पूरा पार्ट जो होता है वो दक्कन मतलब दक्षिणी इलाका होता है। भारत का कौन सा दक्षिणी इलाका है, ये चीज़ हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे समझने के लिए। अच्छा, लक्षद्वीप के बारे में तो आप लोगों को आइडिया होगा ही कि लक्षद्वीप क्या कैसे प्रोसेस पे है, कहाँ पे है। और एक अंडमान निकोबार का ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये अंडमान निकोबार का पॉइंट आता है आपको। ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे एक सेकंड, एक मिनट, थोड़ा सा ये यहाँ पे ऐसे 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 ये देखिए दे रखा है, वेट, आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला पॉइंट जो है आपको दे रखा होगा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कोने पे किनारे पे ये अंडमान निकोबार दिख रहा होगा। तो ये वाले पॉइंट पे आपको अंडमान निकोबार यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला इलाका। अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि पोर्ट ब्लेयर को जो है यहाँ पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी जो है राजधानी है, इस कैपिटल अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर का नाम जो हो गया है, जैसे पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है इस टाइम पर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अच्छा, उसको श्री विजयपुरम करने का रीज़न क्या है गाइस? श्री विजयपुरम इसलिए कर दिया गया है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था भाई, उसके पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले अंग्रेज़ों से अंडमान निकोबार को ही मुक्त करवाया था। इसलिए इसका नाम जो है सबसे पहले इसको जीतने के कारण से इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ओके, आई थिंक आप सब यहाँ तक क्लियर होंगे। अब इसके आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रोसेस दे रखा है। अब देखिए, इसको नदियों के बारे में बताया जा रहा है कि मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास किया गया है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं आकर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया कि सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है और उसमें 5 नदियाँ, जैसे आप लोग को भी यहाँ पे दिखाया गया होगा कि
चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, पांचों नदियाँ मिलकर आप लोग यहाँ पे ये वाले पॉइंट को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये पांचों मिलकर इसमें आगे सिंधु नदी में कहाँ मिल जा रही है, सिंधु नदी में। पहले झेलम नदी सबसे बड़ी नदी होती हुई आ रही है। अच्छा, कोई नदी किसी नदी में मिलती कैसे है, सबसे बड़ी पॉइंट तो यही है, जिस नदी की गहराई दूसरी नदी के कंपेयर में ज़्यादा होगी वो पहली वाली नदी कम गहरी नदी ज़्यादा गहरी नदी में मिल जाएगी। ये अक्सर, और नाम जो ज़्यादा गहरी नदी होगा उसी का रखा जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कोई एक नदी यहाँ से आ रही है और कोई दूसरी नदी यहाँ से आ रही है, पता लगा सपोज दैट ये कम गहरी है और ये वाली ज़्यादा गहरी है, तो ये वाली नदी ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी। जैसे ये सिंधु हो गया आपका, ये सिंधु हो गया और ये वाला झेलम हो गया। तो झेलम नदी कम गहरी नदी है, इसलिए ये आगे बढ़ी चली जाएगी और ये सिंधु नदी जो है ये अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ आपको चला जाएगा। आई थिंक आप लोग इस बात से क्लियर हो गए होंगे। तो कह रहा है कि इसके आगे प्रोसेस है कि कहते हैं लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। आज के मतलब 4700 वर्ष पहले। अब आप समझिए, अब ये साइड में क्या चीज़ देखिए, एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये जो होती है दक्षिण एशिया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको और हमको सिखाता ही चलता है। दक्षिण एशिया में जैसे आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, ये जैसे चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शा रहा है कि दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। किसको? दक्षिण एशिया को। दक्षिण एशिया आप कैसे मतलब इसको समझ सकते हैं, एक मिनट आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये पॉइंट होता है, जैसे देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब आपको क्या कह रहा है कि दक्षिण एशिया मतलब दक्षिण एशिया पूरा एशिया का जितना बड़ा पार्ट हुआ होगा, मतलब मान लेते हैं 1 मिनट के लिए ये एशिया, तो एशिया का ऐसे ही तो डिवाइडेशन हुआ होगा ना, तो ये वाला जो रीजन है इसको हम दक्षिण एशिया मानेंगे। ये वाले पार्ट से वेट ऐसे वाला डिवाइड हुआ होगा, तो ये वाले पार्ट से ये वाले पार्ट के ये पूरे एरिया को हम क्या मानेंगे कि दक्षिण, ये पूरा जो है आपका दक्षिण एशिया माना जाएगा। और ये वाले पार्ट से ये वाले पार्ट तक ये वाला जो होता है ये पश्चिम एशिया माना जाएगा। ये वाले पार्ट से ये वाले पार्ट को जो होता है ये उत्तरी एशिया, और फिर ये वाले पार्ट से ये वाले पार्ट के बीच में जो होता है ये पूर्वी एशिया माना जाएगा। इस टाइप से इसका डिवाइडेशन किया जाता है गाइस, ठीक है। तो कह रहा है फिर गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाने के लिए, उसमें आप लोग को मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, इसमें आप देखिए कि ये गंगा नदी है। आपको अगर यहाँ पे दिख रही होगी वो गंगा वाली नदी, ये गंगा की नदी यहाँ से हिमालय से निकलती हुई आ रही है, गंगोत्री से निकल रही है ये वाली नदियाँ। और ये आते हुए जैसे अपने इलाहाबाद, बनारस होते हुए, कानपुर होते हुए, ये जो अपनी नदी आती हुई है आगे बढ़ती है, कानपुर, इलाहाबाद ऐसे होते हुए जाती हैं। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कानपुर पहले होता है। हरिद्वार में भी हमारी यही नदी पाई जाती है गाइस। गंगा के गंगोत्री से निकलने के बाद ये पंचमुख, गंग प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग, इन सब से होते हुए गंगा की ये नदी हमको यहाँ पे आते हुए और ये ही पश्चिम बंगाल के जाकर बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश से होते हुए गिर जाती है गाइस, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, बाकी ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा, कभी कभी हिमालय, और जो तमाम यात्री लोग आया करते थे वो पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, यही सब चीज़ें क्रॉस करके इस पार से उस पार आया करते थे। तो आप लोग ये वाला पॉइंट देख ही रहे होंगे। अब इसमें देश के नाम कह रहा है, देश के, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया एक शब्द इंडस से निकला है। इंडस का मतलब होता है सिंधु, सिंध, इंडस। इंडस जैसे होता है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन होती थी, सिंधु घाटी सभ्यता करके होती थी, उसको हम इंडस बोलते थे। जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, इंडस का जो संस्कृत शब्द होता है वो सिंधु होता है। अपने एटलस में जैसे ईरान एटलस होता है, जैसे मैप की एक बुक होती है उसको एटलस बोला जाता है। ईरान तथा यूनान का पता लगाने लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस कहा। यूनानी और ईरान जो होते हैं उत्तर पश्चिम से आए हैं। अभी आप लोगों को बताया गया कि उत्तर पश्चिम कौन सा है, जैसे ये वाला रोड मैप हो गया, ये आपका ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ, मतलब ये उत्तर हो गया, और ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो ये उत्तर पश्चिम, ये वाले पॉइंट को आप बोलेंगे, ये वाले क्षेत्र को वेस्ट, नॉर्थ,
ठीक है। ये वाले पॉइंट को आप उत्तर पश्चिम बोलेंगे। तो यहाँ से जो यहाँ पर आए हैं इस वाले पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, उस वाले को बोला जाता है इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह में किया जाता था। उत्तर प्रदेश का उल्लेख संस्कृत उस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती है। अच्छा, ऋग्वेद की क्या प्रोसेस होती है? हमारे यहाँ वेद जो होते हैं वो 4 टाइप के माने गए हैं गाइज। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो होता है हमारा ऋग्वेद माना जाता है, ठीक है। और अब इस बारे में देखो, फिर मैंने बोला ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। एनसीईआरटी हम लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमेशा सिखाती ही रहती है। तो आप लोग ये चीज़ देख रहे होंगे कि इसे छाड़ के ये मैकेनिज्म शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ है, इससे निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। आप लोग देख रहे हैं गाइस, इसके लिखने का मतलब तरीका भी कितना मतलब डिफ़िकल्ट है। आज के टाइम में हम लोग पेन कॉपी निकालते हैं और उस पर लिखना चालू कर देते हैं। तो इतने वर्षों में इसके लिए कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और तथा कुछ नष्ट हो गए। जैसे अभी कोई एक डेस्क बेंच कहीं पर भी रख दी जाती है, अगर जो वो क्यों ना ही वो लकड़ी का ही क्यों ना हो, तो लकड़ी को भी दीमक बड़ी जल्दी खा जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इसमें भैया दीमक लग गया, इसको पेंट कर दीजिए, ये कर दीजिए ताकि दीमक ना लगे, ये ना हो, है ना। तमाम ऐसी बातें बताते हैं हम लोगों को। तो उसको कुछ तो दीमक खा के ले गए, कुछ ऐसे ख़राब हो गए हैं। तो लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार अफगानिस्तान का की जो है वो कैपिटल मानी जा रही है आज के टाइम पे। अशोक नामक शासक के द्वारा यह गढ़वाया गया था, उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय ऐसे पढ़ोगे तो कुछ आपको इसके बारे में अच्छी तरह विशेष जानकारियाँ अवश्य मिलेंगी। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करेंगे। और अभिलेख मतलब गाइस पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कुछ अभिलेख लिखवाया करते थे। अभिलेख कैसे? जैसे आज के टाइम में हिस्ट्री लिखवाई जाती है, हर चीज़ें हर जगह अवेलेबल है, वैसे अभिलेख जो होती हैं वो बड़े बड़े पत्थर पे शिलाओं पर लिखवाए जाते थे। काफ़ी मेहनत से बनाई जाती थी वो चीज़ें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उस चीज़ को याद रखें और उनके बारे में उस टाइम पे जान सकें कि वो लोग कैसे क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, उनकी क्या पर्सनैलिटीज थी। ये सब चीज़ें उस टाइम पे जानी जाती थी। ये कुछ उसका मन का है, ये कुछ उसके फिगर है कि किस टाइप से पहले की वो आकृतियाँ बनाई जाती थी। पहले इस मटके का क्या प्रयोग किया जाता था, कुछ सिक्के हैं इसमें। ये सब चीज़ें हमको इसमें देखने को मिलती हैं। कुछ औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के जो खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग जो है जो खुदाई करता है उससे हमको प्राप्त होती हैं गाइस। अच्छा, अतीत एक या अनेक, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मतलब हमारे जीवन में, हमारे इतिहास में क्या अतीत हमारा एक ही है या अनेक भी हो सकते हैं? कई अनेक भी अतीत हो सकते हैं। अतीत से क्या मतलब है? यहाँ पे आप देखिए कि लिखा गया है, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य के ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत में अलग अलग मायने हैं। जैसे उदाहरण पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न हुआ करता था। ये सब हमारे अतीत के ही पार्ट हैं गाइस। राजा महाराजा, व्यापारी, पशुपालक, भिक्षुक, ब्राह्मण, ये सब चीज़ें जो लोग हैं, शिल्पकार हो गए, ये सब उनके अलग अलग रीति रिवाज थे, अलग अलग खान पान थे, रहन सहन थे। जैसे राजा कुछ टाइप से भोजन करता रहा होगा, कोई शिल्पकार रहा होगा कुछ टाइप से, व्यापारी कुछ टाइप से। इन सब के अलग अलग कुछ मछलियाँ पकड़ने वाले होंगे, कुछ शिकार करने वाले, कुछ फल फूल का संग्रह करने वाले रहते होंगे। तो जैसे आज के टाइम में अपने अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वैसे उस टाइम पे भी अलग अलग चीज़ें हुआ करते थे। ऐसा नहीं थे कि कोई नहीं थे। शिकारी थे, मछुआरे थे, संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने वाले, उसको संग्राहक बोला जाता है। कृषक मतलब किसान समझ ही रहे होंगे आप सब। ये सब चीज़ें उनका लेखा जोखा, अपने पशुपालक जैसे आम आदमी से प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख पाते थे उस टाइम पे, तो पुरातत्व की सहायता से उनके जीवन को आसान बनाने में मदद मिली है। इसके बारे में जानना बहुत आसान हो गया है। अच्छा, तिथियों का क्या मतलब था? अगर तुमने तिथि के विषय में पूछो तो तुम शायद उस दिन तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई भी वर्ष बताओगे। वर्ष का यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि के अनुसार माना जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि जब ईसा मसीह, जो ईसाई होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, उनके जो भगवान, वो लोग ईसा मसीह को मानते हैं, उनके जन्मदिन से पहले को वो जो बोलते हैं वो बीसी बोलते हैं।
और BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, एक BC करके होता है और एक जो होता है AD करके है। एना डोमिनी इनको बोला जाता है। एना डोमिनी वाला प्रोसेस जो होता है गाइस वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये 2000 मतलब ईसा मसीह का जैसे आज जन्म हुआ, आज के बाद जो प्रोसेस आएगा उसे एना डोमिनी बोलेंगे, और जो इसके पहले का प्रोसेस होगा ना गाइस उसको BC मतलब बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो इसके आगे चलते हैं। हम पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हैं और उसके पहले की तिथियों का उल्लेख करते हैं, इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व पर बिफोर क्राइस्ट, जैसा भी हमने आपको ये सब बता ही चुके हैं अभी 2 मिनट पहले। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आ गया मिलाने के लिए प्रोसेस आ गया कि क्या कैसे है कैसे नहीं है मिलान। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहीं पे आता है, मिलान वाला जब प्रोसेस आता है तब हमको ये समझना होता है कि कैसे मिलाया जाए इस चीज़ को। जैसे अब देखिए, अभी जब हम आगे वाला प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएंगी जो होता है कि ये जो होता है कि मगध जो है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एक तरफ लिखा है नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतियाँ जो आज टाइम पे हमारे यहाँ पे पड़ती हैं मिज़ोरम में, मेघालय में पड़ती हैं, मिज़ोरम असम के बगल में जहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ये गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियों के पास होती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी, ये सब चीज़ें आई हैं। इनमें हम इनको मिलान करेंगे। पहला बड़ा राज्य कौन सा है, आखेट एवं संग्राहक कौन है, लगभग 2500 ईसा पूर्व के नगर कौन से हैं, बस समझ में आ रही है। आरंभिक कृषि कहाँ पे सबसे पहले हुई है, समझ में आ रही है। और प्रथम नगर कौन सा है। तो जैसे अब ये देखो, जैसे प्रथम नगर जो होती हैं वो जैसे इसमें 5 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, 5 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। अब देखो नर्मदा घाटी जो हमारी मगध, जैसे पहला बड़ा राज्य आप मगध को मान सकते हैं कि यह पहला बड़ा राज्य है, क्योंकि इस जब मगध का 16 महाजनपद बने थे उसमें से मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। उसके अलग रीजन से, उसको हम आगे आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे हुआ करता था। तो ये पहला बड़ा राज्य यहाँ से पहले यहाँ पे मगध आ गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि दूसरा गंगा घाटी जो है आखेट तथा संग्रह करने के लिए हुआ करती थी। गंगा घाटी आखेट तथा संग्रह करने के लिए आपने लगा दिया। लगभग 2500 वर्ष पूर्व की नगर जो होती हैं नर्मदा घाटी के पर जो होती है आरंभिक कृषि मानी जाती थी उस टाइम पर। और ये सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जो होती थी ये आरंभिक कृषि के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती थी गाइस। और ये गारो पहाड़ियाँ के पास जो थे लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर माने जाते थे गाइस। तो यह एक बहुत बड़ा अंतर है। पांडुलिपि और अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। पांडुलिपियाँ और क्या होती थी और अभिलेख क्या होते थे गाइस। अभिलेख को मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अभिलेख वो होते थे जो बड़े बड़े पत्थर और शिलाओं पर लिखवाए जाते थे ताकि वह वर्षों तक रहे और उसमें जल्दी क्षति पहुंचने के कोई चांसेस नहीं हुआ करते थे। और पांडुलिपियाँ जो होती थी वो ताड़ के पत्तों पर बड़े बड़े छाल पर लिखाए जाते थे, उसको कटवा कर, जो प्रायः हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते थे। उसको दीमक आदि की लगने के कारण से वह नष्ट भी हो जाया करते थे। तो यह अंतर है पांडुलिपि और अभिलेख में। तो ये पॉइंट हो गया गाइस। आई थिंक यह जो है कंप्लीट हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर जो है वो 4700 वर्ष पूर्व के। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पहले हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व थे। गंगा घाटी के नगर जो है वो मगध जो है का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व था, वर्तमान लगभग। तो बस ये वाला पॉइंट हो गया है। आई थिंक आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी गाइस। तो बस लास्ट में रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आप लोग को जानने की ज़्यादा अभिलाषा हो रही है वह चीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं। उस चीज़ को डेफिनेटली हम सही करने का प्रयास करेंगे। और आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। आगे हम इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।